अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑनेस्ट टॉक विद मनीज़े मोइन। और आज के मेरे इस प्रोग्राम के जो मेहमान हैं वो एक इंतहाई बावकार मुतहर्रिक सियासी शख्सियत है। उनका ताल्लुक सूबा सिंध से है और अगर हम सिंध की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक इंतहाई अहम रहनुमा हैं वो, और बतौर सूबाई वजीर वो अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और आजकल महकमा बल्दियात, हाउसिंग और टाउन प्लानिंग जो है उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, या उसको किस तरह से बेहतर तरीके से आगे लेकर चला जा सकता है उसको इंश्योर कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि कराची में जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको किस तरह से बर वक्त मुकम्मल करना है, अवाम को कैसे फैसिलिटेट करना है, इन सब चीज़ों में हमें आगे दिखाई देते हैं, यानी कि पेश दिखाई देते हैं। मेरी मुराद है नासिर हुसैन शाह साहब से, तो बिला ताखीर उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, आप का जिक्र बहुत रहा। वैसे तो मेरा ताल्लुक पंजाब से है और जब से मैं सिंध आई हूँ तो गर्विदा हो गई हूँ। जो भी तरक्याती मंसूबे मैं देख रही हूँ, डेडिकेशन देख रही हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जब से वो सिंध के अंदर मौजूद है, तो एक अवामी तासुर जो पाया जाता है वो तो एक तरफ है, लेकिन हकीकतन मुझे ऐसा लगता है शायद हम उसको उस तरह से पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे। उन सब चीज़ों की जानिब मैं बाद में आऊँगी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने पॉलिटिक्स में आने का फैसला कब किया, किस तरह से किया, क्या हुआ जो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन पॉलिटिकली तौर पर मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी पॉलिटिक्स में थे, और 1970s में जो इलेक्शन हुई थी 1 मैन 1 वोट वाली, तो उसमें वो कामयाब हुए थे प्रोविंशियल असेंबली से, और फिर बाद में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया था। तो वो एक सिलसिला सारा चल रहा है और हम लोग भी उसी खिदमत को पेश नज़र रखकर इसी फील्ड में हैं और काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और जो भी लीडरशिप की तरफ से ज़िम्मेदारियां मिलती हैं उनको कोशिश करते हैं कि खुश असलूबी से अंजाम दें और लोगों की खिदमत कर सकें। तो आपके वालिद आपके लिए रोल मॉडल थे, आपके इंस्पिरेशन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने के लिए? जी बिल्कुल, और क्योंकि जिस तरह से वो खिदमत करते थे लोगों की या अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए और पार्टी के साथ थे, तो इसी तरह जाहिर है हम भी उन्हीं को देख के और फिर ये सारा सिलसिला शुरू किया। बचपन में क्या देखा कि किस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी? आपके तो घर में हुआ करती होंगी, आना जाना, मिलना मिलाना, बैठना, आवाम की खिदमत करना, लोगों को सहूलियात देना, वो किस तरह से होता था? एक चीज़ तो वही सेम ही है कि लोगों से मिलने की या उनके यहाँ जाने की या लोगों का आना और फिर उनकी सिलसिले जो हैं उनको हल करना। लेकिन अब इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना। अब अगर आप वो डेकेड देखें 70s वाला और फिर अभी ये 20s वाला, तो उसमें बहुत फ़र्क है, और लोग ज़्यादा डिमांडिंग हैं और जाहिर है इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, और सारी चीज़ें फिर आपका नेशनल मीडिया भी बहुत है, सोशल मीडिया भी है, बहुत सारे, तो बड़ा फ़र्क है उस वक्त के हालात और आज के। अगर आप मवाजना करें तो मुख्तलिफ है, तो आप उसको इस तरह नहीं कर सकते कि भी उस वक्त जो कुछ हो रहा था वो भी उसमें कौन कमी कर रहा है, कौन ज़्यादा उसमें काम कर रहा है, तो वो बिल्कुल ही नहीं, उसका कंपैरिजन नहीं बनता, कंपैरिजन नहीं बनता। सर वैसे ही आप कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसे रिलेट करना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि शायद तब इतना जदीद दौर नहीं था, हर चीज़ सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं थी, दुनिया एक ग्लोबल विलेज नहीं थी, इस वजह से शायद आवाम तक वो चीज़ें पहुंच नहीं थी इतनी ज़्यादा, और फिर वो थोड़ा सा ही काम को ज़्यादा समझ लिया जाता था। अब मैंने जैसे कहा ना, अब ज़्यादा डिमांडिंग है, और हर जाहिर है एक ग्लोबल विलेज जैसे आपने कहा दुनिया है, और सब चीज़ को देखते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन उनको फेस करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं और काम करते हैं। तो ये मसाइल देखने के बाद आपने फैसला किया कि मैं भी सियासत में आता हूँ, या फिर आपने देखा कि थोड़ा सा करते हैं बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल जाती है आपके वालिद के दौर में, तो चलो मैं भी थोड़ा सा करके बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन? नहीं, देखें, वो सियासी तौर पे आना जो है वो तो इलाकाई और फिर फैमिली का सिलसिला होता है ना। जो हमारे वालिद साहब की वफ़ात के बाद, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे,
फिर जो हमारे फैमिली के थे, मेरे दीगर, हमारा पूरा एक एरिया है और एक बिरादरी है, उनकी बड़ी मेहरबानी। मुझसे बड़े भी थे सब, लेकिन उन्होंने मुझे ही कहा कि आप आगे बढ़ें और कंटिन्यू करें और जो एक वो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएं। तो मैं उनका बहुत हमेशा से शुक्रगुजार भी रहता हूँ कि उन्होंने ही फिर मुझे, हालांकि उस वक्त मैं इतनी उम्र नहीं थी मेरी, लेकिन सब ने, बुज़ुर्गों ने, जो हम जिसमें हमारी फैमिली के बड़े भी थे, और सब ने ही मुत्तफ़िका तौर पर कहा कि नहीं, आगे हमारा जो है ये वाला सिलसिला जो है ये नासिर ही करेगा। अच्छा, तो आपको नासिर कहकर ही मुखातिब किया जाता है या? बड़े तो नासिर ही कहते हैं, कोई नासिर कोई नासिर। और साईं कहकर कौन कौन मुखातिब करता है? वो भी बहुत सारे हैं। और घर में ज़्यादा कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है आपको बुलाने के लिए? देखिए, मेरी वालदा जो है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और वो तो मुझे नासिर भी कहती थी और वो मुझे राजू भी पुकारती थी। तो वही थी जो ये नाम जो है लेती थी। और जाहिर है माँ बाप की बड़ी दुआएं हैं इस जगह जहाँ मैं पहुँचा हूँ, तो उसमें उनकी दुआएं, उनकी तरबियत का ज़्यादा असर। सरदारी साहब आपको किस नाम से मुखातिब करते हैं? वो भी मुझे नासिर शाह के नाम से ही कहते हैं, और उनकी बड़ी शफकत रहती है हमेशा, और वो बड़ों की तरह हैं, और हमेशा हमारा एक अदब और एहतराम का रिश्ता है उनके साथ। लेकिन वो बड़े प्यार से हमेशा जो है वो ट्रीट करते हैं, और कभी जाहिर है कोई ऐसा सिलसिला हो तो डांट डपट भी हो जाती है। वो लीडर भी हैं साथ। तो जमहूरी रवायात की पासदार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो चीज़ें हमने देखी भी हैं पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ में, मैंने देखी हैं। अगर मेरा ताल्लुक पंजाब से है तो वहाँ सिस्टम कुछ मुख्तलिफ मैंने देखा है, वहाँ पर कुछ पर्सनालिटी ओरिएंटेड सियासत मैंने देखी है। ऐसे में जब सीएम पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो कुछ रिफ्ट पैदा हो गई जब वो सीएमशिप पर आई। उससे पहले जो सीनियर्स थे जमात के, वो काफ़ी नाराज़ हो गए, कुछ जमात छोड़कर भी चले गए। तो इस जमात में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में किस तरह से एप्रिसिएशन मिलती है? क्या नए लोगों को भी वही पजीराई, वही मौक़े फराहम किए जाते हैं कि आप आएँ आगे और ख़िदमत करें पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने जो कारकुन हैं, जो भी काम करते हैं, ज़ाहिर है मैं भी एक कारकुन हूँ, इसी तरह आपने देखा होगा कि हमारे जो पीपल्स पार्टी के, ज़ाहिर है मेरे तो लीडर हैं, सीनियर लीडरशिप है, लेकिन वैसे वो पार्टी के कारकुन हैं। और आपने देखा कि वज़ीर आज़म तक भी हमारे पीपल्स पार्टी के जो हैं बने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, जी, हमारे राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं। इसी तरह चीफ मिनिस्टर में भी आप देखें, जब भी हैं यहाँ पे तो कायम अली शाह साहब हैं, आफ्ताब शाबान मीरानी साहब हैं, और अब साईं अब्दुल्ला शाह साहब हैं। इसी तरह ये सिलसिला जो है वो रहा। या उससे पहले गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब थे, मुमताज़ भुट्टो साहब थे। तो पार्टी अपने, उनको ये पीपल्स पार्टी ही है जो अपने पार्टी के लोगों को ये इतने बड़े बड़े मनसब जो है वो सौंपती है। और अब भी मुराद अली शाह साहब आप देखें काफ़ी अरसे से हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और हालांकि फैमिली मेंबर्स की अगर पार्टी की क़यादत चाहे तो फैमिली में लोग हैं जिनको वो असाइन कर सकते हैं, लेकिन ये पार्टी की पॉलिसी है कि जो अच्छा काम करे, जो बेहतर काम करे, उसको कंटिन्यू भी करें और उसको मौका भी दें। तो मुराद अली शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो इस वजह से कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम सब लोग उनकी टीम का हिस्सा हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात आपने की है, फैमिली में वो कौन से लोग हैं जो कंसिडर किए जा सकते हैं? आपने बताया कि फिलहाल अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अहल तो जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं अपनी ड्यूटीज़, लेकिन फैमिली में वो कौन से लोग हैं जो उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, चेयरमैन तो हो गए बिलावल साहब, वो तो जाहिर है इंशाल्लाह अब आइंदा जब भी इलेक्शन हुए तो वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टरशिप पे जिस तरह दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की फैमिलीज आती हैं, तो हमारे यहाँ अदी फरियाल टालपुर साहिबा भी हैं, आसफा बीबी भी हैं, फैमिली में दीगर भी लोग हैं, अदी अजरा पेचू भी हैं हमारी हेल्थ मिनिस्टर में। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जो कारकुन, जो सियासी वर्कर अगर अच्छा काम करता है, बेहतर काम करता है, तो उसको मौका दिया जाता है। इसी तरह साईं कायम अली शाह साहब भी बहुत अरसे तक वज़ीर आला सिंध रहे,
और फिर अब साईं मुराद अली शाह साहब हैं, उनके वालिद भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और वो खुद भी काफ़ी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस वजह से आपने देखा है कंटिन्यू भी कर रहे हैं। और छुट्टियां करने पर भी उन्होंने बड़ा नोटिस लिया था पिछले दिनों, जब ईद का मौका था और ट्रांसपोर्टर्स भी गायब थे। नहीं, एक तो वो खुद छुट्टी नहीं करते खैर से, और फिर वो हमें भी नहीं करने देते हैं। एग्जैक्टली सर, अगर तो खिदमत ही फरीजा है तो फिर तो सबको फील्ड में काम करें तो जाहिर है। देखें, इसी वजह से आपका जाहिर है आगे ये सवाल आएगा सिंध की कारकर्दगी के लिहाज से, तो बहुत मुश्किल हालात। आप तैयार हैं उस सवाल? हाँ बिल्कुल है। मुश्किल हालात में भी हमने पूरी कोशिश की है कि हमारी कारकर्दगी बेहतर रहे और लोगों की जो खिदमत है वो जारी और सारी रहे। शाह साहब, आप मेरे सवाल करने से पहले ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप तैयारी करते जी हैं? बिल्कुल नहीं, तैयारी नहीं, हम तो जो हकीकत है वही बयान करेंगे आपसे। अच्छा, वैसे बात हमारी दूसरी जानिब चल पड़ी जिस पर मैंने बाद में आना था। आप इस पॉलिटिकल लाइफ और अपनी प्राइवेट पर्सनल लाइफ में किस तरह बैलेंस कर लेते हैं? देखिए, एक तो शुरू से ये रहे हैं ना इस सिलसिले में, तो वो कोई ऐसा नहीं रखता, लेकिन जाहिर है जो प्राइवेट लाइफ है वो तो डिस्टर्ब होती है। फैमिली की तरफ से तो शिकायत रहती हैं कि उनको टाइम नहीं दे सकते या कोई हॉलीडेज पे नहीं जा सकते। सबकी तो शादी हो गई माशाल्लाह आपके बच्चों की, तो फिर ये शिकायतें सिर्फ आपकी बेगम की हैं? उनकी तो रहती है ना। वो इस बात का हक भी रखती हैं। तो फिर शिकायतें दूर किस तरह होती हैं? शिकायतें दूर बस ऐसे ही उनको बताते हैं कि भाई ये मजबूरी है, मैं अगर खुद कहीं वैसे हॉलीडेज मनाता हूँ तो फिर तो उनकी शिकायत बनेगी, जब मैं खुद ही काम करता हूँ तो फिर वो जाहिर है। देखें, फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है और उसके लिए अगर आप पुरसुकून हैं ज़हनी तौर पर और घर से भी आपको मिसेस की तरफ से आपको सपोर्ट मिलती है पुरसुकून रहने में, तो वो बेचारी खुद परेशान रहती हैं कि सारा दिन आप काम करते हैं, तो फिर इस वजह से वो दरगुजर कर देती हैं हमारी, जो उनको टाइम नहीं दे सकते या बाहर हम कम जाते हैं। आप उन्हें ये बताते हैं कि उसको छुट्टी नहीं मिली जिसने सबक याद किया? जी बिल्कुल, उनको पता है इस बात। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर बाहर डिलीवर करना है तो ये तो मेंटल पीस कम्स फ्रॉम होम। बिल्कुल, और अगर वहीं डिस्टर्बेंस हो तो फिर आदमी लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह ताला और खुलूस पैदा करे कि आप और इत्मीनान से बाहर निकल कर इस तरह बच्चे जो हैं वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा। मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरी बहुएं और फिर अब तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब में कि मैं जिस कमरे में बैठी हूँ ये आपका ऑफिस है और ये इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ पर जो शिकार किए हुए जानवर मैं देख रही हूँ, मैंने ये इतने बड़े जानवर तो नहीं देखे थे पहले, तो मैं जानना चाहूँगी कि ये किसने हंट किए हैं? ये मेरा बेटा है बड़ा जो है मोहम्मद अली शाह, जिसको अली शाह हम कहते हैं, उसके ये है शौक और वो शिकार करता है और फिर अपना काम करता है। तो ये तो आपने कुछ कम ही देखे, बाकी दीगर कमरों में और बहुत सारे जी मैं मौजूद। आप नहीं करते शिकार? बहुत पहले करता था लेकिन बहुत कम। लेकिन ये साहब जो हैं ये 24/7 जो है, और इसीलिए ये बाहर भी जाते हैं और शेर भी मार के आए हैं। अच्छा। दीगर भी, तो इनका अपना पैशन, एक शौक, पैशन, सब कुछ कह लें आप। सबसे महंगा शिकार कौन सा इनमें से? जो बिग 5 पे जो करके आए, जिसमें शेर भी है और दीगर बड़े जो जानवर हैं, वो गए थे अफ्रीका, वहाँ पे करके आए। और उसके लिए कितने पैसे दिए जाते हैं? वो एक जब कोविड आया था और उसके बाद अमेरिकन्स ने कोई पाबंदी लगाई, वो होती है ना डील्स आती हैं तो उनकी बुकिंग होती है। हाँ जी। तो उसके जब वो कैंसिल हुई, उन्होंने कहा भाई कोई इस तरह की बात नहीं होगी, तो फिर एक वो नहीं होते जो डील्स निकलती हैं कम कीमत वाली, कंसेशन वाली, तो उस पे फिर इनको कोई मिली थी, तो ये उस गया था 2-3 साल पहले की। वालिद को नहीं पता कि कितनी? नहीं, उसकी वजह यह है कि वो अपना बिजनेस करता है, वो जिम्मेदारी खुद करता है। हमने जो अपने बेटे हैं उनमें जो हमारी ज़मीनें हैं उनका बांटी हुई हैं कि कोई अपने खुद करे, कुछ ने कॉन्ट्रैक्ट पे दी हुई हैं, ठेके पे दी हुई हैं, लेकिन ये खुद करता है। तो ये तो हो गया ना उनका बिजनेस ये भी करता है, उसका कंस्ट्रक्शन भी है, दीगर भी है, तो वो जाहिर है खुद खर्च। लेकिन मैं ये देखकर क्योंकि काफ़ी हैरत में मुब्तला हूँ और मैं नहीं जानती कि उमूमी तौर पर क्या दिया जाता है अगर किसी को शिकार करना हो,
तो वैसे फॉर द पब्लिक इंफॉर्मेशन उसे मैं कहूँगा कि आपको ब्रीफ भी करे और आपको किसी शिकार पे लेके भी जाए तो अगर आपको शौक हो तो ठीक है, क्यों नहीं, शिकार पर जरूर जाना चाहेंगे। मगर आपने भी तो शिकार किए हैं पहले, आपने भी क्या कभी इसी तरह से कोई शिकार? नहीं, हम तो नॉर्मल जो तीतर बटेर तीतर बटेर नहीं, खरगोश ना मैं शिकार करता हूँ ना ही मैं समझता हूँ उसको खाना चाहिए, लेकिन वैसे तीतर बटेर और फिर वो जो साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, हाँ जी, उनकी परमिट मिला करती थी, अब भी है, तो वो उसी पे सीजन पे शिकार किए हैं मैंने। और बतखों के शिकार भी किए हैं? वही जो साइबेरियन बर्ड्स उसी तरह से ही होते हैं, लेकिन जो यहाँ की वो पालतू बतखें हैं उनका नहीं। तितलियों का शिकार तो नहीं करते? नहीं, वो नहीं करते। ठीक है, नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी निजी जिंदगी किस तरह से गुजर रही है, फैमिली लाइफ क्या है, कौन से उनके शौक हैं, उस पर तो हमने बात कर ली। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो खिदमात हैं सिंध के सूबे में, जो आवाम की खिदमत में काम किए जा रहे हैं, वेलफेयर्स अस्पताल बन रहे हैं, साइबर नाइफ है, SIUT है, NICVD है और इस किस्म के दीगर प्रोजेक्ट, सड़कों की तामीर है। हाल ही में हमने जब देखा कि जरदारी साहब ने भी एक इंतहाई अहम मीटिंग बुलाई जिसमें हिदायत जारी की गई थी काबीना को कि आपने इंश्योर करना है कि आप सिंध के अंदर डेवलपमेंट को यकीनी बनाएं, जिसके बाद ये टास्क दे दिए गए थे कि हमें सिंध में तरक्की देखनी है। तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, जो सूबाई क़यादत है, वो किस तरह से ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। नासिर हुसैन शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइए, काफ़ी लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि एक ही जमात सिंध में हुकूमत कर रही है, लेकिन मीनवाइल अवाम उसी तरह से शिकवा कुना दिखाई देती है। प्रॉब्लम क्या है अवाम के साथ? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, एक दूसरा जो हमारी खिदमात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अचीवमेंट्स हैं, या जो पूरे सिंध में जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विज़न है, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का, हमारी लीडरशिप का, उसके तहत पूरे सिंध में काम हो रहा है। अच्छा, उसका रिज़ल्ट जो है वो किसने देना है हमें? आप मीडिया ने देना है, सोशल मीडिया ने देना है, या कुछ अरस्तू आ गए, सुकरात बन के आ गए जो आके बातचीत करते हैं, उन्होंने देना है, या ज़ाहिर एक सेगमेंट होता है सोसाइटी का जो पॉलिटिकली तौर पर भी मुखालफत भी होती है, अपोजिशन भी होती है, और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं वो। लेकिन असल रिज़ल्ट आपका आता है इलेक्शन में जी, ठीक है। 2008 में बीबी शहीद हुई, जज्बाती लोग में जज्बात थे, इमोशनल कह लें आप, चलें जी, पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिल गया, हमें यहाँ पे सीटें ज़्यादा मिली। उसके बाद 2013 से 18 जो है, जिसमें हमें बहुत हमारे लिए मुश्किलात पैदा की गई, और आपके इल्म में है कि उनको RO इलेक्शंस भी कहा गया, लेकिन उसके बावजूद दीगर जगहों पे तो हमें कर्टेल किया गया, मुख्तलिफ उसमें है, आप उस पर मैं बात कर सकता हूँ आपसे। लेकिन सिंध में हमें 2008 से ज़्यादा सीटें मिली, जो काम वाम हुए, जो सिलसिला हुआ। फिर 2018 आया। 2018 में बहुत ही सिचुएशन जो थी पीपल्स पार्टी के लिए, बिल्कुल ही फ़िज़ा जो थी वो बड़ी गर्म थी। हमारी लीडरशिप के ऊपर केसेस थे, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो जेलों में थे। इवन हमारे सीनियर मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब जेल में थे। हमारे बहुत सारे रहनुमाओं, खूबसूरत तस्वीर भी जी, बहुत सारे रहनुमाओं के जो हैं उनके पेपर्स जो हैं रिजेक्ट कर दिए गए, उनको नाअहल करार दे दिया गया, जिसमें सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब, हमारे सरदार मोहम्मद बख्श मेहर साहब, इस तरह बहुत सारे लोग थे। और फिर पूरी कोशिश की गई कि हमें टफ़ टाइम दिया जाए, और फिर वो आपको याद होगा RTS भी था एक, जी। उसके तहत भी। लेकिन 2008-2013 से ज़्यादा नशिस्तें जो हैं हमें 2018 में मिली सिंध की तरफ से। फिर ये 2024 आ गया, इसमें भी PDM में तो हम सब साथ थे, PMLN के साथ, और जो भी था सिलसिला गवर्नमेंट में साथ थे। जब इलेक्शन का टाइम आया, इलेक्शन अनाउंस हुए,
तो PMLN जो हमारी एलाइज थी, जिसके साथ हम साथ थे थी, मैं इस पे आ रहा हूँ ना, मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 2024 की बात कर रहा हूँ, जब एकदम गवर्नमेंट ख़त्म हुई, जो PDMA की गवर्नमेंट थी, और इलेक्शन अनाउंस हुए, तो बजाय इसके कि PMLN हमारे साथ अलाइंस करती, उन्होंने आकर हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड सिंध में आके अलाइंस किया MQM पाकिस्तान के साथ, JUIF मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के साथ, GDA पीर साहब पगारो और उनके दीगर जो अलाइंस थे उनके साथ, कौम परस्तों के साथ, और एक टफ टाइम हमें दिया। एक तरफ तो PTI के थे जो नॉमिनेटेड लोग थे, आज़ाद हैसियत में लड़ रहे थे, फिर ये पूरा ग्रुप, और उन्होंने मेरी बहुत सारे दुश्वारियां पैदा की, लेकिन सिंध के लोगों ने वो जो हमारा ये खिदमत थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की, या जो एक कारकर्दगी थी पीपल्स पार्टी की, उसके तहत हमें 2018 से भी ज़्यादा सीटें मिली। और फिर एक जो ये कह दिया जाता है फॉर्म 45, फॉर्म 47 की बात करते हैं हमारे PTI के सपोर्टेड जो लोग हैं, जो कैंडिडेट थे, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता, आप MQM की बात कर रहे हैं? मैं PTI के साथ जो उनके कैंडिडेट थे सपोर्टेड PTI की बात कर रहा हूँ ना, जो हमेशा हर जगह पे कह रहे हैं कि जी हमारा मैंडेट चुरा लिया गया और ये सारा जो मैंडेट है ये जाली मैंडेट है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि आप चेक कर लें शहरों में, कराची शहर और हैदराबाद शहर की हद तक, तो उन्होंने मुख्तलिफ पिटिशंस की हुई हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में या दीगर जगहों पे। हैदराबाद रूरल, जहाँ से शर्जील साहब, जाम खान और तारिक शाह साहब MNA और ये 2 MP, और फिर पूरा सिंध, इंडिया अपना पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर तक जितनी भी सीटें हैं, जो 67% सीटें बनती हैं, एक भी सीट पर MNA हो या MP हो, किसी पर भी PTI के जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे उनका एक भी पिटिशन नहीं है हमारे कामयाब कैंडिडेट्स के खिलाफ। उसकी वजह ये है कि ये जितने लोग थे वो तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे आए। तो ये जो एक कह दिया जाता है ना कि जी ये सारे वो हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने वो जो काम किया था, जो खिदमत की थी लोगों की, उसका उन्होंने सिला दिया, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन को उन्होंने सपोर्ट की और हमें वो सीटें मिली। और दूसरी बात, पूरे पाकिस्तान में 4 सूबों में जो इस वक्त गवर्नमेंट है, हम उसकी कोalition में तो नहीं है, लेकिन जाहिर है हमने उनको सपोर्ट किया। सिर्फ पीपल्स पार्टी है PTI के अलावा जिसके 4 सूबों में मैंडेट है, जिनके पास कौमी असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी। मेरे कहने का मकसद है कि PMLN के पास सिंध में एक भी सीट नहीं है, लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास सीटें हैं, बलूचिस्तान में सीटें हैं, इवन KP में भी हमारी सीटें हैं, नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में। खत्म कैसे हुआ और कब हुआ और क्यों हुआ? अब ये तो आप PMLN से पूछें कि उन्होंने एकदम इलेक्शन के बाद जो है कैसे हुआ, और फिर सब लोग, आपका भी सवाल होगा, मैं उसको पहले ही जवाब दे दूं, क्योंकि मुख्तलिफ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जी जब ये सब कुछ था तो आप उनको, गवर्नमेंट को सपोर्ट क्यों किया? हाँ जी, क्यों किया? ठीक है, अब उसका सुन लें। जब ये रिजल्ट आए इलेक्शन के, हम तो चाह रहे थे कि हमें सिंपल मेजॉरिटी मिले और चेयरमैन बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन ना हमें मिली सिंपल मेजॉरिटी, किसी को भी नहीं मिली, और हंग पार्लियामेंट थी ना, जिसमें कोई किसी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। तो हमने तो पहले वो जो आज़ाद अरकान थे जो जीत के आए थे, हमने तो कहा, उनको कहा कि भाई आपको हम गैर मशरूत सपोर्ट करते हैं, आप गवर्नमेंट बना लें। उनकी तो सोच ही, आपको पता है PTI की सोच ही बिखरी हुई है, वो पॉलिटिकल सोच भी नहीं है और बड़ी माजरत के साथ सेंस भी नहीं है। सर ऐसा ना कहें, आने वाले वक्तों में कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इल्हाक ना हो जाए पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको जो 2024 की बात है वो बता रहा हूँ कि हमने तो उस वक्त भी कहा था ना कि भाई आप गवर्नमेंट बना लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ना उनके पास सेंस है पॉलिटिकली तौर पर, इसलिए उनके जो
वो कह रहे हैं जो कायद हैं वो आजकल अभी तक पाबंद सलासल है, तो उस पर बाद में पूछ लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने उनको ऑफ़र की, उन्होंने तो कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। PML ने फिर रब्ता किया। ओके, तो हमारी मजबूरी क्या है पीपल्स पार्टी की इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की? मजबूरी है पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान, जमहूरियत और अवाम। अगर हम लोग इस गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में इनकी सपोर्ट ना करते तो फिर नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता। नया इलेक्शन क्या आप समझते हैं कि 60 डेज या 90 डेज में होते हैं? सर, नए इलेक्शन की तरफ क्यों जाते हैं? कोई गवर्नमेंट बना नहीं सक रहा था ना भाई। अगर आप किसी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में जो मखसूस दिन है आइन में लिखे हुए, आप उसकी फॉर्मेशन नहीं करते तो फिर आपको नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ जाएगा। तो फिर आपकी जमात ने कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? अगर आपकी थॉट नहीं मिल रही PMLN के साथ। मैंने आपको बताया ना कि अगर हम उनको सपोर्ट ना करते तो नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता। तो नए इलेक्शन, पहले ही जो इलेक्शन अनाउंस हुए थे वो टाइम पे नहीं हुए। तो फिर ये तय हुआ था ना कि क्या? पहले आप फिर हम। नहीं, कोई तय नहीं। और एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पर हम नहीं बैठेंगे, तब तक PMLN बैठे। नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ था कि 2.5 साल आप प्राइम मिनिस्टर रहे, 2.5 साल हमारा, बिल्कुल नहीं। ये ऑप्शन ज़रूर आया था लेकिन पीपल्स पार्टी ने नहीं माना। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम आपकी सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं कि जमहूरियत का तसलसल चले, पार्लियामेंट की बालादस्ती रहे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, अगर किसी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती तो वो इक़्तिदार में नहीं आ सकते। इक़्तिदार में भी नहीं आ सकते और फिर पार्लियामेंट या गवर्नमेंट नहीं बनती तो उसका हल क्या होता? नए इलेक्शंस होते ना। मैं वही कह रहा हूँ कि आप ये समझती हैं, आपकी अकल आपको इजाज़त देती है कि वो इलेक्शन 60 दिन में और 90 दिन में हो जाते। सर, वो तो फिर एक पूरा एफर्ट दोबारा लगती है, एक्सपेंस दोबारा लगता है, स्टेट फाइनेंस होता है। एक्सपेंस, एफर्ट्स का कोई इशू नहीं है। लेकिन जिन हालात में हम हैं, हम तो समझ रहे थे कि फिर कोई 9 साल के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। सर, अव्वल तो हम तो इस हक में भी नहीं कि सरकारी खजाने का बेदरेग और बेजाय इस्तेमाल बिल्कुल हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर हम पार्लियामेंट के पास नहीं बनती, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं होती तो उसका हल क्या था? हल यही होता नया इलेक्शन। नए इलेक्शन नहीं होते, कोई भी नहीं समझता था कि इलेक्शंस हो जाएंगे। तो फिर मुल्क के लिए जो एक ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट की तरफ हम जा चुके थे किसी हद तक, किसी ज़माने में, किसी गवर्नमेंट की कारकर्दगी की वजह से, जिसको बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे वापस लाए और कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे थे, तो अगर हम बायस इंतशार बनते और फिर कहते हैं कि नहीं जी ये हमें इलेक्शन भी मंजूर नहीं और हमने सपोर्ट भी नहीं करना, तो फिर बड़े एक इस तरह की सूरत हाल आ जाती मुल्क के लिए जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन दो जमातों में अभी सेपरेशन चल रही है या तलाक हो चुकी है? देखें, तलाक, सेपरेशन तो ये घरेलू और उधर की चीज़ों में होती है, सियासत में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। पॉलिटिकल मैरिज ये एक देखें, हमने इनके एग्जीक्यूटिव में शामिल नहीं हुए, हालांकि उस वक्त फुल ऑफर्स थी कि भाई आप आएँ, जो कैबिनेट है उसमें भी आएँ। हमें जो आइनी ओहदे थे वो हमने ज़रूर लिए, लेकिन उसकी वजह ये थी, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसमें वाहिद वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका 4 सूबों में मैंडेट है। तो ये हमारा हक है। अगर प्रेसिडेंटशिप हमने ली या कहीं पे हम चेयरमैनशिप ले रहे हैं सेनेट में या गवर्नरशिप हमें मिली हैं, तो उसकी वजह ये है कि वो कोई किसी का ना एहसान है और ना ही कोई इस तरह का कोई दूसरा सिलसिला है। हाँ, हम अगर एग्जीक्यूटिव में आते, इनकी कैबिनेट में आते, दीगर चीज़ों में आते, तो अब भी हमेशा सवाल आप भी करेंगी और पूछा भी जाता है कि जी जब ये सारा सिलसिला है, हाँ जी, तो आप इनको हर बिल में, हर अमेंडमेंट में सपोर्ट क्यों करते हैं? ठीक है, देखें, अमेंडमेंट को थोड़ा सा अलहदा कर लें, पहले बिल्स की बात कर लें, दीगर चीज़ों भी कर लें। अगर हम लोग इनको सपोर्ट ना करें तो जाहिर है ये बिल पास नहीं करा सकते। ठीक है, 2018 से पहले की 22 से पहले की जो सिचुएशन थी, 2022 से पीटीआई की गवर्नमेंट में जिस तरह की सूरत हाल थी, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान तन्हा हो गया था, अमेरिका
समेत चाइना, सऊदी, दीगर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो फिर वो तनकीदी बात आ जाएगी। लेकिन उस वक्त की पीटीआई की गवर्नमेंट की जो एक रवैया था, जो सिलसिला था, तो जो हमारा सबसे देरीना दोस्त, हर मुश्किल में सपोर्ट करने वाला चाइना, वो भी नाराज़ था। सऊदी अरब तो घड़ी शड़ी का चक्कर था कोई, या कोई और मसला था। इसी तरह और भी जो एक पहले तो बताए जाते थे ना कि डॉलरों की बारिश होगी, और फिर पता नहीं क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखा दिए गए। और फिर अब भी मैं देखता हूँ मीडिया पे, या कुछ बहुत सारे वीलॉगर हैं जो यहाँ बैठे हैं या बाहर बैठे हैं, अजीब व गरीब बात करते हैं। उस वक्त हालात ये थे, थोड़ा सा रिकॉल करें अगर हमारे सब दोस्त जो भी आपके नाजरीन हैं, कि जो बाई इलेक्शन हुए थे पीटीआई की गवर्नमेंट में 27 के करीब, उसमें 19 से ज़्यादा जो है पीटीआई ने लूज़ किए थे गवर्नमेंट में। और ये नहीं था कि जी सूबाई गवर्नमेंट में सिंध में कोई लूज़ किए हैं उन्होंने, पंजाब में भी जहाँ पे वफाकी गवर्नमेंट भी उनकी, सूबाई गवर्नमेंट भी उनकी, इसी तरह दीगर इवन केपी में भी उन्होंने लूज़ किए थे। वो कारकर्दगी की वजह से, लोग उनसे नाला थे इन सिलसिलों की वजह से। तो ये वो हकीकतें हैं जो फिर बाद में भूल जाती हैं। और पीटीआई के हमारे दोस्त, सर हम नहीं भूलते, आप भी जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है और ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आए रोज हम देखते हैं कोई ना कोई वीडियो, कहीं ना कहीं मसाइल, कहीं ना कहीं लोग अपनी जो इश्यूज हैं उनको उजागर करते हुए दिखाई देते हैं, और वो सब सिर्फ और सिर्फ एक इस मोबाइल फोन की दूरी पर उसे रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो अवामी मसाइल हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जंगल में आग की तरह फैल जाते हैं। लेकिन असल में क्या काम हो रहा है सिंध में डेवलपमेंट का, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक चीज़ जो मैं देखती हूँ ये है कि यहाँ पर जितने भी एक्टर्स, एक्ट्रेसेस या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, वो शिकवा करते दिखाई देते हैं कि सिंध में डेवलपमेंट काम नहीं हो रहा, और सिंध को भी एक वजीर आला पंजाब चाहिए सिंध में, ताकि वो यहाँ पर डिलीवर करें। अब इस बात में कितनी सदाकत है, या फिर सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है और हकीकत में हम उसको उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेबल कैसे हैं? मेरे साथ नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे क्योंकि तरक्याती मंसूबों की जो डिलीवरेंस है उसको काफी बेहतर तरीके से देखते हैं और फॉलोअप भी रखते हैं। तो सर मुझे बताएं कि इशू कहाँ है, क्या हम प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे? क्योंकि काम मैं देख रही हूँ, मैंने साइबर नाइफ जैसा मंसूबा नहीं देखा पूरे पाकिस्तान में। तो मैं चाहती हूँ आप बताएं कि आखिर मसला किधर आ रहा है। देखिए, एक मिसपरसेप्शन है जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट आज से नहीं, डेकेड से एक जहन में बिठाया हुआ है। और फिर आज भी सोशल मीडिया पे या दीगर जगहों पे वो चीज़ें पॉइंट आउट करके उनको हाईलाइट किया जाता है। दीगर सूबों में अगर कोई इसी तरह की सूरत हाल हो तो वो आपको हाईलाइट नज़र नहीं आएगी, और यहाँ पे भी कराची को ज़्यादा हाईलाइट होता है। ज़ाहिर है मिनी पाकिस्तान है और बहुत बड़ी सिटी है, शहर है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे काम कर रही है। वो जो एक तासुर पहले आपको देख, तो कहते हैं जी पूरी सिंध को तबाह करती है। वो तो मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा सूरत हाल होती तो इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ इलेक्शंस में क्यों ज़्यादा सीटें लेती। अब तो हम पूरा यकीन है कि जो 2029 में इलेक्शंस होंगे उसमें तो हम स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर क्या था कि जिस तरह के हालात बीच में बना दिए गए तो कराची से हमें मैंडेट कम मिलता था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने आके इस पे काम किया। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन था कि जब हमारी हुकूमत है तो सबको तरक्की मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे कराची में उन इलाकों में भी बिलियंस की स्कीमें कराई जहाँ से हमारा एक काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हुआ था, और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया। और इसी तरह पूरे सूबे में हेल्थ की बात आपने की। देखें, हेल्थ में तो हम दावा करते हैं कि किसी भी और सूबा, या बल्कि जिस तरह NICVD को ले लें, जितने मुफ्त ऑपरेशन या स्टंट जो डाले जाते हैं एक जगह पे, ये दुनिया में कहीं नहीं डाले जाते। ये नहीं कि मैंने कह दिया, आप चेक कर लें, आजकल नेट का टाइम वो है, अब डालें नेट पे, चेक कर लें। सर आंखों का कोई बेहतर मैं बता रहा हूँ आपको। फिर NICVD के मुख्तलिफ जगहों पे भी SI
जो है उसको SICVD बनाए हैं, और फिर SIUT जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ना सिर्फ कराची बल्कि सक्खर में भी, दीगर जगहों में। फिर हमारा गंबट जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी होती है, और बहुत सारे, फिर कैंसर जो आपने साइबर नाइफ की बात की, और इसके अलावा और भी कैंसर के इलाज के लिए हमारे इदारे मौजूद हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो करते हैं। आँखों के लिए हमने बहुत ज़रूरत है हमें कि एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल, और फिर हम चाहेंगे कि गली गली में वो हॉस्पिटल हो कि लोगों को ज़रा सही किस्म की उनकी हो कि वो देखें कि भाई जो काम किया है पीपल्स पार्टी का वो नज़र नहीं आता। दूसरा चाइल्ड हेल्थ केयर NICH, उसमें आप अगर जाके, मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप विज़िट करें, बल्कि आपने कराची किया होगा ना? हाँ जी। आप सक्खर करें, आप दीगर और जो एरियाज़ हैं वहाँ पे करें, और ज़रूर कीजिएगा। और आपके तवसुत से वो कच्चे के डाकू तो नहीं आएंगे बीच में? मैं चली तो जाऊं, मैं पंजाब से हूं ना, मैं मेरी बचत हो जाएगी, मैं वापस आ जाऊं। बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें, और कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। इम्कानात हैं यानी लुट जाने के? नहीं, बचना ही बचना है, आप डोंट वरी, लेकिन बहुत बेहतर हुआ है। और अगर कंपैरिजन करेंगे आप पहले अदवार से तो बहुत फ़र्क है। और अभी वो जो कच्चा बच्चा जो है ना बिल्कुल पक्का हो गया है। अच्छा। बल्कि मैं जो मेरा हल्का है, मेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है मेरा सक्खर, उसका सारा कच्चा मेरा हल्का है। PS25? हाँ, शिकारपुर से लेके घोटकी तक एक लंबी वो एरिया है, बहुत बड़ा। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आपको रोड मिलेंगे, अंदर जो ज़रूरत होती है पुलों की वो हैं, स्कूल हैं, दीगर चीज़ें हैं। जी, मोटरवे उसका क्या वो भी, उस पे भी आ जाए। देखें, अभी जो आपने कहा ना कि दूसरे सूबों की कंपैरिजन, अब वो कोई भी पंजाब से आएगा, जब सिंध में दाखिल होगा तो वो कहता है जी हमें साइन की ज़रूरत नहीं है, सानू पता लग गया है सिंध आ गया है। लेकिन वो रोड वफाक का है, NHA का है। ये जो मैंने आपसे बात की कि 2013 से 18 से 22 तक जो सिलसिला रहा, जिसमें सिंध के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट सेक्टर में ना ज़्यादती हुई है। और ख़ास तौर पर जो NHA जो है, देखिए पूरी दुनिया में मोटरवे जो बनता है ना वो पोर्ट सिटी से बनता है। ठीक है। और हमारी पोर्ट सिटी पे भी ये जो हमारा सुपर हाईवे बना हुआ था उसको थोड़ा सा बेहतर कर लिया। और फिर जो असल सेगमेंट है, जो इस वक्त भी मिसिंग सेगमेंट है पूरे मोटरवे में, अगर आप यहाँ से शुरू हो तो वो है सक्खर टू हैदराबाद। वो PSDP में नहीं आया, बल्कि PSDP में हमारे एक और सूबे के 2 रोड जो हैं वो शामिल कर लिए गए मोटरवे। और दीगर हमारे सूबे हैं वो भी। देखें, पंजाब मेरा है, मेरे ननियाल पंजाब से हैं, मेरे मामू वहाँ MP रहे हैं, और मैं बहुत आता जाता हूँ। इस तरह KP भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है। दीगर सूबों के प्रोविंशियल रोड्स जो हैं वो भी NHA ने बनाए हैं, जो रिकॉर्ड पे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो NHA के अपने रोड हैं वो तक नहीं बनाए जाते। वज़ीर आज़म साहब आते हैं, आकर चले जाते हैं, बैठकें होती हैं, मंसूबे प्रेजेंट भी किए जाते हैं, लेकिन फिर पैसे नहीं दिए जाते। यहाँ आकर मसला आता है। जी बिल्कुल ऐसा है। लेकिन इस दफ़ा जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ी सी मून लाइट हमें 2022 के बाद, ज़ाहिर है हम गवर्नमेंट का वैसे तो हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके हमारी सपोर्ट से हैं, तो हमने कुछ कहा जिस पर थोड़ा सा उन्होंने हमें सपोर्ट दी है। और उन्होंने ख़ुद माना इस बात को कि सिंध के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है डेवलपमेंट सेक्टर में। क्योंकि जो PSDP बनता है, देखें एक ये भी परसेप्शन बना हुआ है कि जी 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड सब कुछ सूबों के पास है। वो आप PSDP की बुक देखें जो हर साल फेडरल गवर्नमेंट की होती है, उसमें बिलियंस के प्रोजेक्ट्स हैं। और दीगर सूबों के, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रोविंशियल रोड भी उसमें आते हैं। सिंध के लिए 2 या 3% होते हैं, और फिर वो भी एलोकेशन होती है। सही पंजाबी समझते हैं? रिसीव जी बिल्कुल समझना। मैनू लगता ताड़े मामला ठीक नहीं चलते पे। नहीं बिल्कुल ठीक ने।
नहीं गवर्नमेंट नाल कह रहे हो अब ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰਾਈਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਡਿਫਾਲਟ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ पर पाकिस्तान जिंदाबाद। यानी कि अभी जो मौजूदा हुकूमत मिलकर इस सिस्टम को चला रही है, कोशिश यही की जा रही है कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट को चार चांद लगा दिए जाएं, उसकी रफ्तार भी बिजली की रफ्तार कर दी जाए। देखिए जो हालात है ना उसमें जितनी बेहतरी की तरफ जा सकती है ये गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और उसकी वजह से इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर हुए हैं। हमारे पास बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन रेमिटेंसेस बेहतर हो गए, प्रोजेक्ट आ रहे हैं, फॉरेन रेमिटेंस है, लेकिन एक नज़र आ रहा है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी हमें बहुत सारे इश्यूज हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ पूरे मुल्क में हमारे सूबे पंजाब में जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं केपी में हैं बलूचिस्तान में हैं या वैसे ही हमें फेडरल गवर्नमेंट की बहुत सारी इश्यूज हैं लेकिन अगर हम सिर्फ इस इश्यूज की वजह से इस गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज कर दें तो फिर वो जो एक तरक्की का सफ़र है जिसमें सबका किरदार है प्रेसिडेंट साहब का आसिफ अली जरदारी साहब का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का तो फिर हम दोबारा नीचे की तरफ जाएंगे जो पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। रिवर्स गियर लग जाएगा जी वो हम नहीं चाहते। मईशत चल रही है वो पहिया रुक जाएगा और ऐसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत काम किए हैं और इकोनॉमी के लिए बहुत काम किए हैं लेकिन नासिर शाह साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मेरे सवालात अभी भी बाकी हैं लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे वक्त लेंगे। नेक्स्ट टाइम टेन्योर के लिए कह रहे हैं अगली बार के लिए कह रहे हैं? नहीं आपके प्रोग्राम के लिए। सर नाजरीन से इजाजत लेती हूँ और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नाजरीन अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे मैं और नासिर हुसैन शाह साहब। अपना ख्याल रखें और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।